हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PRDP सहारण में। यहाँ पर आपको स्पेशली पाकिस्तान बनाम इंडिया न्यूज़ मिलेंगी। आप एक भी वीडियो मिस ना करें। पल पल की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। कश्मीर धन्यवाद। में मोहम्मद अशरफ खान सहराई साहब बहुत अहम रहनुमा हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। उनके साहबजादे जुनैद सहराई अपने एक साथी के हमरा जो है वो भारतीय फौज के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत जो है उनके वालिद साहब ने उनका गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाया। वो तो एक अपनी तरफ से बात है, लेकिन इसमें जो भारतीय फोर्सेस ने जो किया, और अभी पिछले दिनों जो अगर आपको याद हो तो मोदी साहब ने वहाँ पे वो डोमिसाइल और ये सारा कुछ वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज के लिए जो हरकत शुरू की। अब्दुल्ला मलिक साहब, मुझे तो तशवीश है कि कहीं इस कत्लो गारतगरी के अंदर हमारा हाथ भी ना निकल आए किसी लेवल पे जाके। जितनी फैसिलिटेशन खामोशी तो यही बताती है, जितनी फैसिलिटेशन हम कर रहे हैं, मुझे तो ये खदशा है चौधरी ज़हीर साहब कि और कोई 5-10 साल के बाद पता चले कि इसमें हमारा ही हाथ था और हम ही चुप करके ये बैठे हुए थे कि ये जनाब जो कश्मीर का जो है ये पूरी तरह मोदी साहब इसको इम्प्लीमेंट कर लें। हम दुआएं करते रहे हैं जी कि मोदी साहब आ जाएंगे मुंतखब होके। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चौधरी ज़हीर साहब दुआएं करते रहे हैं कि वो मुंतखब होके आ जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो यकीनन इस तरह हाल की तरफ उम्मीद तो बढ़ रहा था ना। तो अब इसमें आपको भी समझना चाहिए और मेरे जैसे पागलों को भी समझना चाहिए कि असल में ये इशू है क्या। देखिए रिजवान साहब, बड़ी अच्छी बात की है आपने और सही पॉइंट आउट किया है। देखें, कहना बड़ा आसान है और इसमें कोई बाइद नहीं है कि हमारा हाथ ही डिक्लेयर्ड हो जाए, और जैसे पास्ट में भी देखा गया है हमारा हाथ डिक्लेयर्ड हुआ है। और ये इतना इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है जो 1947 से चला आ रहा है। आप ये देखें, आज 7 माह हो गए हैं पूरा लॉकडाउन किए हुए कश्मीर को, और जब से कोविड-19 आया है उस वक्त से 2 माह हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया जो अपनी मनमानी कर रहा है उसमें कामयाब हो रहा है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म अमेंडमेंट्स हों जिसमें डोमिसाइल का चेंज होना और जो मेजोरिटी में जो डेमोग्राफिक चेंज करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे। लेकिन आप ये देखें ये कर कैसे रहे हैं और कितने सुकून से और धड़ल्ले से और बदमाशी से कर रहे हैं। और इसके बरक्स जिनको जो स्टैंस है, जो हमारा स्टैंस है, वो कहाँ है? क्या हम उस वो जो उसके जिस तरह का स्टैंस हमें लेना चाहिए क्या हम ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम देखें ये चीज इंडिया किसी भी तरीके से रेडी नहीं है। हमने ये कन्फेस भी कर लिया है और इंटरनेशनल लेवल पे भी बता दिया है कि जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो फेल्ड हो चुकी हैं, और हम किसी थर्ड पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि कोई आए और आके कोई मसीहा, कोई सुपर पावर, कोई हमारी हेल्प आउट करे। लेकिन क्या हम हेल्प कर सकते हैं कश्मीरियों की? हमें देखें, बड़ी तारीख जो है बड़ी सबक आमोज है। 1947-48 की जंग देख लें जब कश्मीर का मसला हुआ, फिर 65 की जंग देख लें, फिर जब हिंदुस्तान ने ये मेन बॉर्डर खोल दिया फिर कुछ नहीं हमें हासिल हुआ। फिर उसके बाद आप देख लें कारगिल की जंग में देख लें, हम घुस के जाके बैठ गए थे लेकिन फिर भी इंडिया ने हमें अटरली न्यूट्रलाइज किया और हम कुछ गेन नहीं कर पाए। और इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इंडिया डलवा देता है क्योंकि हम आइसोलेटेड है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। फिर इसी तरीके से आपको याद होगा कि फिर हमें जब ये कन्फेस हो गया कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम न्यूक्लियर डिटरेंस की तरफ गए कि चलो न्यूक्लियर डिटरेंस हो। चलो मान लिया न्यूक्लियर डिटरेंस है, और जिस तरीके से हर पाकिस्तानी अभी ये बात करता है कि हम नाको चने चबा देंगे इंडिया को, ठीक है भाई चबा देते हैं। क्या कल को कोई भी वार होती है तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर वार होगी? क्या इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको फेस कर सकेंगे? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें करने देगी? बिल्कुल भी नहीं। हालात आप ये देखें। चौधरी ज़हीर साहब, आप देखें कितनी जिदार कौम है। आपने अभी ओपन किया है और किस तरह कोरोना की उसने ऐसी तैसी भेजी है जाके बाजारों के अंदर, और वहां पे कौम किस तरह खुल गई है, खुल के वो टूट के पड़ी है। मैं आज एक जगह पे गया हूँ, दुकान छोटी सी थी और उसमें बैठने के लिए कुछ 6 करीब सीटें थी, और कोई 13 के करीब जीदार खवातीन जो थी, उन्होंने बच्चे उठाए हुए थे, वो बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी कि वो अंदर से चीजें खरीद के निकले और अब अंदर घुसे। आप ऐसी कौम के जज्बा जिहाद को यार को थोड़ा सा सलूट पेश करें ना।
ये जो कोरोना की बात की है इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि कोरोना फंस गया, वो सोच रहा है कि शायद मैं यहाँ से भागूं कैसे, मान लिया ठीक है। लेकिन इंपीरियल कॉलेज लंदन की कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें वो प्रेडिक्ट कर रहे थे पाकिस्तान की कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है। सो हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कोई इम्यून सिस्टम काफी बेहतर हो जाए और हमारी बचत हो जाए कोरोना से। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा डेंजरस और तभी मामला है और इसमें अगर हम बच जाते हैं तो होगा, लेकिन मुश्किल है ये। अल्टीमेटली इसके आसार अभी हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे सही जून में, और अगर वाकई ही कोरोना बुज़दिल हुआ और भाग जाए तो इससे खुशकिस्मती की बात क्या है। लेकिन अगर आप जो कश्मीर की बात हो रही थी, कश्मीर में आप देखें, जब कश्मीर के हम लेवल पे अगर कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं या वहाँ जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं उनको हमने करना है, तो सबसे पहले हम जो कम अज कम जो इंटरनल स्टेबिलिटी है उसको देखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटीज को ऑन बोर्ड करें। देखिए एक चीज पक्की पक्की ज़हन में है, आरएसएस, हिंदू और मोदी की अंडर लीडरशिप जो है दे हैव डिसाइडेड कि उन्होंने बायलैटरल टॉक नहीं करना। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस है उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, आपके सामने सारा है, क्या कर लिया। तो इसका एक दो ही हल नजर आते हैं, या तो ये है कि आप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हों कि इंडिया खुद बातचीत पे रेडी हो, और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे इतना प्रेशर इंडिया को पे किया डाला जाए और आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ें और उनको ये पावर कराएं। जिस तरीके से ये बड़ी अच्छी मूव हुई है, कल एक पार्लियामेंटेरियंस का डेलीगेशन गया लंदन में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स में, उन्होंने बड़ी स्पीचेस की हैं, प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर लेके गए हैं, जहां पे ये मौकफ बयान किया गया, ये बातचीत की गई है और वहां पे लोगों ने इस चीज को सराहा और ये कन्फेस किया कि वाकई इंडिया ज्यादती कर रहा है। सो ये अक्रॉस द बोर्ड जो है इस तरह के डेलीगेशन जाने चाहिए, और जो ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं उनको भी अपनी जो आवाज है उसको बढ़ाना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी चाहिए। यही हल होगा, जंग जो है वो मेरा नहीं ख्याल कोई हल हो। तो ये अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फिर कहते हैं कि जी मैं फोन करता हूं तो मोदी मेरा फोन अटेंड नहीं करता, और जब आप बराबरी की बुनियाद के ऊपर वहां पे जाके बात कर रहे थे तो बहुत तकलीफ थी उसको, बहुत तकलीफ थी उनको ना कंटेनर से, जब आप बराबरी की बुनियाद पे बात कर रहे थे। तो अब हमें बता रहे हैं, अपनी बेइज्जती का किस्सा सुनाते हैं कि मैं फोन करता हूं तो वो फोन अटेंड नहीं करता। तो यार ये बात बताने वाले नहीं, ये तुम्हारी बेइज्जती है भाई, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, मुल्क की भी बेइज्जती करवा रहे हो। अब गोइंग फॉरवर्ड जी, ये जो कुछ भी है इस वक्त मौजूदा हुकूमत जिस तरह कश्मीर को हैंडल कर रही है, मतलब हमें ज़हन में आया एक सवाल, करतारपुर के बाद अगला हिस्सा कौन सा है जो हम भारत को ऑफर करेंगे? देखिए सबसे बड़ा हिस्सा तो कश्मीर वाला ही है, वो तो हमने पहले ऑफर किया ना, फिर उसके चुंगे में हमने करतारपुर ऑफर किया। अब कौन सा हिस्सा है? मेरा ख्याल कश्मीर में ही कोई हिस्सा हम ऑफर करेंगे या हम अफगानिस्तान की तरफ कोई हिस्सा देंगे, क्योंकि उधर भी हमने एक हिस्सा। कश्मीर वाला जो कि एक और इशू है तो इसी पे से कुछ हम उनको देंगे, और फिर अफगानिस्तान में तो यकीनन हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो आ जाएं, आप भी हमारे डायलॉग में आ जाएं। देखिए रजी साहब बात बड़ी वाज़ेह है, ये कहा करते थे कि पिछले हुक्मरान गद्दार हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, कश्मीर को बेच दिया, इनके यहाँ फैमिलीज की शादियों पे मोदी आता है, ये फलाएं फलाएं फलाएं। भाई मान लिया उनको, हम जो कुछ आपने कहा हमने कहा जी ठीक है, मोहर लगाकर उनको हमने घर भेज दिया। देखिए अब तो आप 17, 18, 19 माह से अब तो आप हुकूमत में हैं, आप जो कुछ कहा करते थे, बड़ी बड़ी दबंग बातें किया करते थे, इंटरनेशनल फोरा पे आपने जाकर बात की, आपने कहा कि जी, फिर कहा कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अल्लाह करे मोदी जीते और वो जब आएगा तो कश्मीर के मसले का हल करेगा। वो आपके ख्वाबों की तकमील तो वो ज़रूर कर रहा है, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो समझते हैं कि शायद माजी की तरह अब ये भी हुकूमत हमारे पीछे है, मोरली हमारी मदद कर रही है, हमारे लिए आवाज़ बुलंद करती है। अगर इस किस्म का हम धोखा उन्हें देते रहेंगे तो वो जो आवाज़ें कश्मीर से बजाते खुद वानी की शहादत के बाद उठना शुरू हुई थी और उन्होंने अपनी जो बागडोर अपने हाथों में ली थी और अपने फैसले खुद करने लग गए थे, तो हम तो उनको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम उनकी शहादतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम खुद उनके जालमों में शुमार हो रहे हैं। हम उन्हें ये कह के कि हम आपके साथ हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, दुनिया को डायलॉग में शामिल कर रहे हैं, ये सारे का सारा फिर हमें एक फरेब सा लगता है और अच्छी बात नहीं होगी हमारी मौजूदा हुकूमत के लिए कि कश्मीरियों को वो इस झांसे में रखे, मैं तो झांसे ही कहूँगा, झांसे या धोखे में रखे कि वो हमारी इस धोखाधड़ी पे रहते हुए अपने तमाम को गवा बैठे और फिर हम तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हम तो बेच चुके हैं। लेकिन एक बात जरूर है रजी साहब
कि मोदी ये कहने में आप जाने में है कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, अभी मौजूदा हालात में हमने उनको मेडिसिन भी भेजी हैं और कश्मीर पे अब वो कोई इंट्रीग भी नहीं कर रहा है, कोई वो नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है और कश्मीर में कोई हमारे लिए मसाइल पैदा नहीं कर रहा है। तो हमारा एक अच्छा दोस्त है इमरान खान, अल्लाह करे कि 5 साल अगले भी इसको मिले ताकि कश्मीर का मसला हमारी फेवर का हल हो जाए। तो कौम को अब सोचना होगा, उन लोगों को जो कश्मीर की बात करते हैं, जो हमारी जैसे जमात इस्लामी है और लोग हैं जो कश्मीर के लिए दर्द रखते हैं, और हम तो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, हम तो उस जुल्म तशद्दुद का बिल्कुल उसको मजम्मत करेंगे, लेकिन हमें मजम्मत अपने मौजूदा हुकूमत के रवैयों की भी